सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका स्टडी बहुत अच्छा चालू होगा, ठीक है। तो सब वीडियोस आप देखते रहिए, आपके फ्रेंड्स को भी बताते रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आपको आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं जो 12th स्टैंडर्ड में है, 11th स्टैंडर्ड में है, उनको आप ज़रूर बताइएगा आपको अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आज जो है हम सरफेस टेंशन के कुछ एग्जाम्पल जो है वो एक्सप्लेन करने वाले हैं। पिछली बार हमने सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी इनके बारे में पढ़ा, दोनों में क्या रिलेशन है वो भी हमने पढ़ा। आज सरफेस टेंशन के बारे में और एक दो बातें मैं बताने वाला हूँ। वो बातें हमने ऑलरेडी पढ़ी है, इसलिए वो इस टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात मैंने ऐसी बताई थी आपको कि कौन सा भी जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है वो स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा बिहेवियर करता है। पहली इंपॉर्टेंट बात, सो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इज बिहेविंग जस्ट लाइक द स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन। अगर ये स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा बिहेवियर करता है तो इसका मतलब हो गया कि अपना ये जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है ये हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, ऑलवेज श्रिंक पोजिशन में रहता है, इट विल बी ऑलवेज गेट स्ट्रेच, ऐसा हमें मालूम है। अगर ये स्ट्रेच पोजीशन में है तो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड में टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्ट होने वाले फोर्सेस एक्ट होते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में, स्ट्रेच पोजीशन में अगर हमारा फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है तो हमारा ये जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है ये अंडर सर्टन टेंशन रहेगा। जैसा कि मैंने अभी थोड़ा टेंशन आपको दिखाया मेरे यहाँ पे, तो ये जो हमारा सरफेस टेंशन है फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड में एक्ट होने वाला, इसी को नाम दिया है हमने सरफेस टेंशन। तो ये हो गई हमारी सरफेस टेंशन के बारे में तीन बातें जो तुम्हें हमेशा ध्यान में रखनी है। वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों रहता है, क्योंकि कोई भी फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड जो है वो खुद का एरिया जो है वो मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, उसी को बोलते हैं हम दैट विल बी गेट कॉन्ट्रैक्टेड, दैट विल बी गेट स्ट्रेच। वो क्यों करता है ऐसा वो भी हमने पिछली बार पढ़ा है। तो इसके बाद हमारा जो सरफेस टेंशन है इसकी जो डेफिनेशन है वो भी हमने पढ़ी है, उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। तो फ्री अपना जो सरफेस टेंशन है इसकी डेफिनेशन हमने ऐसी ली है। सपोज ये मेरा फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है, ये फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड में मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है जो कि यहाँ पे मैंने ब्लू कलर से दिखाई है। और ये ब्लू कलर की लाइन को दोनों साइड में हमें एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट होने वाले फोर्स दिख रहे हैं। ये साइड में भी ये फोर्स एक्ट हो रहा है परपेंडिकुलर या नॉर्मल डायरेक्शन में, ये साइड में भी एक्ट हो रहा है। तो ये जो फोर्स है इमेजिनरी लाइन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने दिखाया है। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि ये जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है इसका नाम है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, या ये जो फोर्स है ये इमेजिनरी लाइन को रहता है हमेशा परपेंडिकुलर या नॉर्मल, और फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड को रहता है टेंजेंशियल। तो ये जो टेंजेंशियल फोर्स है यूनिट लेंथ पे एक्ट होने वाला, तो इसलिए हम ऐसा लिखते हैं द टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ। किसके ऊपर एक्ट होता है ये टेंजेंशियल फोर्स? हमने जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है उसके यूनिट लेंथ पर। तो डेफिनेशन हमने ऐसे लिखी थी, द टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द line, imaginary line which will be drawn in the free surface of the liquid। free surface of the liquid में हमने जो imaginary line ड्रॉ की है इसके यूनिट लेंथ पे टेंजेंशियल फोर्स जो एक्ट होता है, जो कि सरफेस को टेंजेंशियल है इसलिए हमने उसको टेंजेंशियल फोर्स नाम दिया है। सो दिस टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग एट राइट एंगल्स और इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन to an imaginary line drawn in the free surface of the liquid, इसी को बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। तो हमारा ये जो सरफेस टेंशन है इसके कुछ एग्जाम्पल जो है वो वन बाय वन हम अब एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब वन बाय वन कंसेप्ट हम समझ ले रहे हैं।
और वो कंसेप्ट का यूज़ करके हमें प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करने के हैं। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो थ्योरी बहुत अच्छी तरह आपको याद रखना है, ये मैंने आपको इसके पहले ही बताया है। तो चलो अब आज हम कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने हैं हमें, और उसके पहले सरफेस टेंशन के कुछ जो यूज़ है हमारे डेली लाइफ में, मैंने चैप्टर के शुरू में ऐसा आपको बताया था कि हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी जो चीज़ें होने वाली है वो क्यों होती है, इसका आंसर वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द सरफेस टेंशन। तो ये जो हमारा सरफेस टेंशन है इसके एग्जांपल्स हमारे डेली लाइफ में जो है उसका एक्सप्लेनेशन मैं आज करने वाला हूँ। उसमें पहला एग्जांपल हमने लिया है रेन ड्रॉप्स का। मैंने आपको बताया था कि रेन ड्रॉप्स जो है वो स्पेरिकल शेप के क्यों होते हैं, ये हमें आंसर चाहिए। तो जब एटमॉस्फेयर में रेन ड्रॉप तैयार होने की कोशिश होती है तब वहाँ पे क्या होगा कि रेन ड्रॉप का ये जो आउटर सरफेस है ये फ्री सरफेस है। रेन ड्रॉप को एक ही फ्री सरफेस रहता है, और वो जो फ्री सरफेस है वो मैंने जो 3 बातें बताई उसकी तरह से वो बिहेव करेगा, क्योंकि वो जो आउटर सरफेस है, फ्री सरफेस है, वो खुद का एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा फॉर द गिवन वॉल्यूम। कौन से भी गिवन वॉल्यूम को हमारा जो लिक्विड सरफेस है वो खुद का जो एरिया है वो मिनिमम रखने की कोशिश करता है। तो सबसे मिनिमम एरिया होता है स्फीयर का, जो अदर ज्योमेट्रिकल शेप्स है हमारे उसके कंपैरिजन में। तो इसलिए आपका जो लिक्विड सरफेस है रेन ड्रॉप का वो स्पेरिकल शेप हो जाएगा, क्योंकि वो मिनिमम एरिया रखने की कोशिश करेगा, ये जो हमारा आउटर सरफेस है वो, और मिनिमम सरफेस एरिया होता है स्फीयर का। इसी के वजह से हमारे जो रेन ड्रॉप्स है उनका शेप होता है हमेशा स्पेरिकल। तो ये आंसर हमें मिल गया ड्यू टू द सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि सरफेस टेंशन में हमने ऐसा पढ़ा है कि कोई भी जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड होता है, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड मीन्स द लिक्विड सरफेस विच विल बी इन कॉन्टैक्ट विद द एयर। जहाँ पे आप शेयर स्ट्रेस लगाओगे तो उसकी वैल्यू हो जाती है 0। ऐसा जो हमारा लिक्विड सरफेस रहता है वो हमेशा मिनिमम सरफेस एरिया रखने की कोशिश करता है, वो हमने मॉलिक्यूलर थ्योरी में पढ़ा है। तो मिनिमम सरफेस एरिया स्फीयर का होता है, इसलिए रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप, ऐसा हम अब बोल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लिया है हमने मर्क्यूरी ड्रॉप्स का। मर्क्यूरी जब हम हॉरिजॉन्टल प्लेट पे रखेंगे, सब जो मैंने एक बड़ा ड्रॉप लिया तो कुछ स्मॉल ड्रॉपलेट्स भी मैंने लिए हैं। देखो यहाँ पे हमें 2 मर्क्यूरी के ड्रॉप लिए है, एक बहुत बड़ा है, एक जो दूसरे है वो स्मॉल ड्रॉप्स लिए हैं। बिग ड्रॉप के बारे में क्या होगा, देखो बिग ड्रॉप जो रहता है वो ऐसा फ्लैटन रहता है। ऐसा फ्लैटन क्यों रहता है, वो स्फेरिकल शेप क्यों नहीं एक्वायर करता है, बिकॉज जब ये मर्क्यूरी हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेट पे डालेंगे तब ये जो बिग ड्रॉप है इसके ऊपर 2 प्रकार के फोर्स एक्ट होते हैं। एक है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा रहता है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो बिग ड्रॉप के बारे में क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है वो ज़्यादा रहती है एज कंपेयर टू द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो ये खुद की पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करने की कोशिश करता है। इसकी वजह से इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है, सपोज ये स्फेरिकल शेप है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है वो डाउनवर्ड साइड में आ जाएगा। अगर वो डाउनवर्ड साइड में आ गया तो हमारा जो ड्रॉप है वो ऐसा फ्लैटन हो जाएगा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि वो भी क्या करेगा, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम को रखने की कोशिश करेगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कब होगा, जब आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है, ये आपका जो मर्क्यूरी का ड्रॉप है वो लोअर हो जाएगा। अगर आपका सीजी लोअर हो गया तो मर्क्यूरी के ड्रॉप का शेप ऐसा फ्लैटन हो जाएगा। बिग ड्रॉप के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये है हमारा बिग ड्रॉप ऑफ द मर्क्यूरी। लेकिन स्मॉल ड्रॉपलेट जो रहते हैं, बहुत सारे स्मॉल ड्रॉपलेट जो रहते हैं उनका शेप स्पेरिकल रहता है।
उनका शेप स्फेरिकल क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे ज़्यादा रहेगा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो इस केस में फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी है, जो सरफेस की एनर्जी है, वो कम होने की कोशिश होगी। क्योंकि ये जो हमारे मर्क्यूरी ड्रॉप्स है, ये ड्रॉप्स की जो आउटर सरफेस है वो फ्री सरफेस है, वो खुद का सरफेस मिनिमम करने की कोशिश करेगा। इसकी वजह से जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स है मर्क्यूरी के, वो स्पेरिकल शेप एक्वायर करेंगे। क्योंकि हमारा जो भी लिक्विड सरफेस है वो हमेशा स्मॉल सरफेस या मिनिमम सरफेस एक्वायर करने की कोशिश करता है। तो सबसे कम सरफेस होता है, सरफेस एरिया होता है स्फीयर का, इसलिए स्मॉल ड्रॉपलेट्स आर स्पेरिकल इन शेप, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट है हमारा, एग्जाम्पल तीसरा है ब्रिस्टल्स ऑफ द पेंट ब्रश। जब वो पेंट ब्रश आपके पास ड्राई है, आपने नया पेंट ब्रश खरीदा, तो उसके जो ब्रिसल्स है वो ऐसे रहेंगे, देखो ऐसे रहेंगे, वो अलग अलग रहेंगे, दूर रहेंगे ऐसे। सो दीज आर द ब्रिसल्स ऑफ द पेंट ब्रश। अब ये पेंट ब्रश को हमने अगर पेंट में या कौन से भी लिक्विड में डीप कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये जो हमारे दो ब्रिसल्स है इनके दरमियान एक फिल्म तैयार हो जाएगी। वो जो फिल्म है उसके दोनों भी साइड में रहता है फ्री सरफेस। तो ये जो फ्री सरफेस है ये दो ब्रिसल के बीच का, वो मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करेगा, मिनिमम सरफेस एरिया उनका होगा, जिसकी वजह से हमारा जो पेंट ब्रश है वो पेंट से बाहर निकालने के बाद आपको ये जो सब जो ब्रिसल्स है वो ऐसे नज़दीक आते हुए दिखाई देंगे। ऐसा आपका ब्रश दिखेगा जब आप इसको पेंट से बाहर निकालेंगे। तो ब्रिसल्स ऑफ द पेंट ब्रश दे आर गेट क्लोज विथ ईच अदर ड्यू टू द सरफेस टेंशन फिनोमिनन। ये हो गया हमारा तीसरा एग्जाम्पल। आपको किसी ने, आप ये ड्राइंग करते हैं, जब आप ड्राइंग करते हैं तो जो स्मॉल ब्रश रहता है आपके पास पेंटिंग के लिए, उसके भी ब्रिसल्स अगर अलग अलग है, आपने वाटर में डीप किया या कलर में डीप किया तो वो ब्रिसल्स एक जैसे हो जाते हैं। वो ब्रिसल्स आपको ऐसे होते हुए दिखाई देंगे। ये आपका ब्रश रहता है। लेकिन इसको अगर पहले आपने देखा, जब आप कलर में डीप नहीं करेंगे या वाटर में डीप नहीं करेंगे तब ये ऐसे रहते हैं, देखो ऐसे। तो ये नज़दीक आने की वजह है सरफेस टेंशन, क्योंकि वो सब ब्रिसल्स के दरमियान स्मॉल फिल्म्स तैयार हो जाती है। वो फिल्म्स जो रहती है वो एक्ट करते हैं एज ए फ्री सरफेस, तो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पेंट ब्रश है उसके जो ब्रिसल्स है वो ऐसे नज़दीक आ जाएंगे ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ सरफेस टेंशन। ये हो गया हमारा ब्रिसल्स का एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखो, जिसका मैंने यहाँ पे लिखा है स्प्रेइंग प्रोड्यूसेस कूलिंग। जब हम लोग बाल काटने जाते हैं तो जो बाल काटने वाला होता है, शुरू में आपको कुछ वाटर जो है वो स्प्रे करता है आपके बालों के ऊपर। तब वो जो वाटर रहता है उसने भरा हुआ बोतल में, वो क्या ऐसा कि ठंडा पानी नहीं रहता है, वो तो कौन से भी टेम्परेचर वाला पानी रहता है। लेकिन जब स्प्रेइंग चालू होती है तब आपको कूलिंग महसूस होती है। इसकी वजह है सरफेस टेंशन। उसकी वजह हम समझ में लेते हैं। देखो, सपोज यहाँ पे एक ड्रॉप है वाटर का, जब आप स्प्रेइंग करेंगे तब इससे बहुत सारे स्मॉल ड्रॉप्स तैयार हो जाएंगे वाटर के। बहुत सारे ड्रॉप्स तैयार होते हैं जो आपके बालों के ऊपर आएंगे। अभी ये ऐसे बहुत सारे ड्रॉप्स तैयार हो गए। तो इसका जो सरफेस एरिया है, इसका ये ड्रॉप का जो सरफेस एरिया है, इसके हिसाब से इसका सरफेस एरिया सपोज A1 है, और ये जो सब है हर एक का सरफेस एरिया सपोज स्मॉल A1 है, दूसरे का A2 है, तो वो सबका सरफेस एरिया, ये सभी जो है हमारे ड्रॉपलेट्स, इनका सरफेस एरिया सपोज A2 है। तो इनका जो सरफेस एरिया है सभी का वो ज़्यादा रहता है ये सिंगल ड्रॉप से। वो हम जो प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं उसमें भी हम देखने वाले हैं। अगर आपके पास एक सिंगल ड्रॉप है, उसके अगर 10 ड्रॉप बन गए, 8 ड्रॉप बन गए,
तो वो 8 ड्रॉप का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा रहता है सिंगल ड्रॉप से, लेकिन वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। देखो इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ये सभी ड्रॉपलेट्स का यहाँ पे वॉल्यूम रहता है। तो यहाँ पे सिर्फ सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट होती है, इसके हिसाब से इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो सरफेस एरिया बड़ा है वो बढ़ाने के लिए यहाँ पे एनर्जी लगेगी, और वो एनर्जी ली जाती है ये ड्रॉप से। ये ड्रॉप से अगर एनर्जी ली तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो जब ये ड्रॉपलेट्स तैयार हो जाएंगे तब आपको कूलिंग महसूस होगी जब वो स्प्रेइंग आपके ऊपर आएगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स है इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा रहेगा इनके हिसाब से, लेकिन वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट है। वो जो इंक्रीज इन सरफेस एरिया करने के लिए एनर्जी लगने वाली है, दैट एनर्जी विल बी टेकन फ्रॉम दिस ड्रॉप। सो ड्यू टू इज the temperature will be goes on decreasing, and hence we feel the cooling when there will be spraying around our head. तो ये हो गया spraying produces the cooling, ये उसका रीजन है। आपको अब पढ़ रहे हैं सरफेस टेंशन तो आपको समझ में आ जाएगा। आप जब बाल काटने को जाएंगे तब वहाँ पे वो आदमी को पूछने का, आप जो बाल काटने वाला है, कि स्प्रेइंग करने से आपको जो कूलिंग है वो क्यों महसूस होती है, इसका आंसर वो क्या देता है आपको वो देखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट भी हमारे डेली लाइफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीनिंग ऑफ द क्लॉथ्स जो है वो हम सोप से करते हैं, डिटर्जेंट से करते हैं, कभी कभी हॉट वाटर से करते हैं। हॉट वाटर का यूज़ हम जब हमारे घर में बड़े जो चादर होती है वो सब जो सामान रहता है तो वो धोने के लिए हॉट वाटर का यूज़ होता है। बाकी डिटर्जेंट का यूज़ होता है, जो डिटर्जेंट सोप होता है उसका यूज होता है। क्यों होता है इसका यूज, अगर नहीं किया तो क्या होगा, इसका आंसर हमें ढूंढना है। तो हमारे जो क्लॉथ्स है इनमें है अब मड। वो जो मड के मॉलिक्यूल्स है दे आर स्टिक टू द क्लॉथ्स। जो क्लॉथ आपने धोने को लिया है उसके अंदर बहुत सारा मड है। अगर वो मड आपको निकालना है तो आप सोप या डिटर्जेंट का यूज करेंगे। तो आप वाटर में डिटर्जेंट डालेंगे, वो डिटर्जेंट में आपने अगर वो कपड़ा डाल दिया जिसके मड है तो वो मड निकालने के लिए डिटर्जेंट का यूज क्या होता है, डिटर्जेंट के जो पार्टिकल्स है वो स्टिक हो जाते हैं मड के पार्टिकल्स को। तो पहले मड के पार्टिकल्स और क्लॉथ के पार्टिकल्स इसमें रहेगा एडहेसिव फोर्स। अब मड का पार्टिकल और डिटर्जेंट का पार्टिकल इनमें भी होगा एडहेसिव फोर्स। तो डिटर्जेंट और मड का पार्टिकल इनमें जो एडहेसिव फोर्स है वो स्ट्रांग हो जाता है एज कंपेयर टू द किसके दरमियान का एडहेसिव फोर्स, मड और क्लॉथ के दरमियान का। इसलिए क्लॉथ से वो जो मड है वो अलग हो जाएगा और वॉश आउट हो जाएगा विद द वाटर। वाटर जो है उसके साथ आपका जो मड है वो निकलने वाला है। आपने इसमें वो स्टिक होने की वजह ऐसे है कि जो आप क्लॉथ धो रहे हैं वो लिक्विड जिसमें डिटर्जेंट डाला है उसका सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। सरफेस टेंशन डिक्रीज होने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो हमारा जो डिटर्जेंट वाला वाटर है वो आपका जो मड वाला कपड़ा है इसके अंदर पूरी तरह से फैल जाएगा, हर एक जगह पे पहुंच जाएगा वो, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है ड्यू टू द लोअर सरफेस टेंशन। आप अगर कोल्ड वाटर से कपड़े धोते हैं तो आपका मड जो है वो निकलने वाला नहीं है। तो वो मड निकालने के लिए आपको जो वाटर है उसमें डिटर्जेंट मिलाना पड़ेगा। अगर वो डिटर्जेंट आपने नहीं मिलाया तो ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा नहीं, इसलिए मड निकलने वाला नहीं है। इसलिए हम सोप डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं। उसी तरह अगर आपने हॉट वाटर लिया तो वहाँ पे भी हॉट वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो लोअर रहता है। तो हॉट वाटर में अगर सरफेस टेंशन लोअर हो गया तो और जल्दी आपका मड जो है वो निकलने वाला है। तो इसी तरह से हमारे जो क्लॉथ्स है वो क्लीन हो जाएंगे व्हेन वी यूज़ द सोप और डिटर्जेंट या हॉट वाटर। तो ये है उसकी वजह। अब नेक्स्ट भी बहुत अच्छी तरह एग्जाम्पल, उसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो भी बहुत अच्छा है। देखो, हॉट सूप विल बी टेस्टियर देन द कोल्ड सूप। आप सूप पीते होंगे या गर्मा गर्म चाय पीते होंगे। इसमें गर्मा गर्म चाय आपको अगर दी
अगर टेम्परेचर कम है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस टाइम को आपको अगर किसी ने कोल्ड टी दी या कोल्ड सूप दिया तो उसका ज़्यादा आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो इसकी वजह भी सरफेस टेंशन कैसी है हम देखते हैं अभी। हॉट सूप जो है उसका सरफेस जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू कोल्ड सूप। तो हॉट सूप का अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो हॉट सूप जब आप पीते हैं तो वो आपकी टंग जो है वो टंग पे पूरी तरह फैल जाएगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है ड्यू टू द लोअर सरफेस टेंशन। तो सरफेस एरिया बढ़ गया तो आपका सूप जो है वो आपकी टंग के ऊपर पूरी तरह से फैल जाता है, और आपको मालूम है आपको टेस्ट जो मिलता है वो टंग की वजह से मिलता है। वो पूरे सरफेस पे फैल जाने की वजह से आपका जो हॉट सूप है वो टेस्टियर लगेगा। अगर आपने कोल्ड सूप लिया तो वो पूरे आपके टंग के ऊपर यहाँ पे फैलने वाला नहीं है, स्प्रेड होने वाला नहीं है, इसकी वजह से उसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं लगेगा। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ द hot soup which will be tastier as compared to the cold soup, because the particular answer is nothing but the surface tension. उसके बाद रहता है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, अभी मॉस्किटोज आर गेट सिंक व्हेन वी स्प्रेड द केरोसिन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। सपोज कुछ नाली में सपोज यहाँ पे मस्किटोज है, वहाँ पे आपने अगर केरोसिन ऊपर से डाल दिया वो सरफेस के ऊपर, तो मस्किटोज जो है केरोसिन आप नहीं डालते हैं तो मस्किटोज आराम से वो सरफेस के ऊपर बैठ सकते हैं। वो एग्जांपल हम लेने वाला है बाद में। तो ये आपका जो केरोसिन है इसके वजह से फिर सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। सरफेस टेंशन डिक्रीज होने की वजह से आपके जो मस्किटोज है ये जो आपके फ्री आपका जो ये जो लिक्विड का सरफेस है जहाँ पे वो रेस्ट पोजीशन को है, इसके जो सरफेस टेंशन के फोर्स के सहायता से वो बैठे हुए हैं। ये सपोज उसका लेग है, इसको बैलेंस करने वाला फोर्स रहता है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो ये एक लेग लिया सपोज मैंने मस्किटो का, तो ये है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, बिकॉज उसका लेग जहाँ पे रहेगा वहाँ पे ऐसा कर्व सरफेस रहता है, मैंने बताया आपको पिछली बार में। तो ये सरफेस को ये जो टेंजेंशियल फोर्स है इसको बोलते हैं हम फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, इसको ही बोलते हैं फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो ये जो लेग है इसका जो वेट है वो बैलेंस हो जाता है ये दोनों फोर्सेस की वजह से। ऐसे सभी लेग का जो वेट है वो बैलेंस हो जाता है, इसके लिए मस्किटोज जो है वो सिंक नहीं होते। लेकिन आपने अगर केरोसिन डाल दिया तो ये जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है वो वेट को बैलेंस कर नहीं पाते हैं, इसकी वजह से आपका ये जो मस्किटो है वो सिंक हो जाता है इनसाइड द आपका जो वाटर सरफेस है, उसका ब्रीडिंग जो है वो अभी स्टॉप हो जाएगा, इसकी वजह से उसका जो प्रोडक्शन है वो बंद हो जाता है। तो इसलिए हम मस्किटोज को अगर आपको नहीं होने देना है तो आप केरोसिन डाल सकते हैं वाटर के सरफेस के ऊपर। सो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स विच आर रिलेटेड टू द फेनोमेना ऑफ द सरफेस टेंशन। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में ये सब जब होता है तो उसका आंसर हमें मालूम नहीं होता। आप अगर आपके दोस्तों के कांटेक्ट में है, आपके घर वालों के कांटेक्ट में है, तब आप ऐसे क्वेश्चन उनको पूछो, अगर हॉट सूप पिया तो उसका टेस्ट क्यों अच्छा लगता है। अगर आपने रेन ड्रॉप के बारे में पूछा, अभी बारिश का मौसम है, वो भी आप पूछो कि रेन ड्रॉप स्पेरिकल क्यों होता है, इसका आंसर पूछो, उनका आंसर देखो वो क्या देते हैं। अगर उनको आंसर तो नहीं आएगा क्योंकि ऐसा उनको थेरी मॉलिकुलर थेरी वगैरह सरफेस टेंशन उनको मालूम नहीं है, आप उनको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करो, उनको भी इंटरेस्ट आएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक में हमें प्रॉब्लम्स लेने हैं, उसके लिए हमको जो डिफरेंट यहाँ पे फार्मूलीज लगने वाले हैं वो फार्मूलीज कैसे तैयार हुए हैं वो हमें देखना है। So students, now we want to find the energy of a soap bubble या ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप। तो हम बबल का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, उसके फार्मूले से हम ड्रॉप का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो सोप बबल के ऊपर रहते हैं, इसलिए हम बबल कंसिडर करते हैं। सपोज वी अज्यूम दैट कैपिटल T इज नथिंग बट द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन जो है उसका सरफेस टेंशन सपोज T है। तो यहाँ पे हमें जो सोप बबल तैयार होने वाला है
वो जब तैयार होगा तो उसमें कितनी एनर्जी रहेगी, वो तैयार होने के लिए कितनी एनर्जी लगने वाली है, वर्क डन कितना होने वाला है, वो निकालना है। तो इसके लिए मैं ऐसा मानूंगा अभी कि सपोज A1 को मैं बोलता हूं इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ सोप बबल। तो इनिशियल सरफेस एरिया हमारा रहेगा 0, ये 0 रहेगा क्योंकि अब बबल फॉर्म होने वाला है, सोप बबल फॉर्म होने वाला है। सपोज सोप बबल आपका फॉर्म हो गया, उसकी रेडियस सपोज r है, तो फाइनल सरफेस एरिया मैं लिखूंगा अभी A2, जिसको बोलूंगा मैं फाइनल सरफेस एरिया ऑफ बबल, सोप बबल। उसकी वैल्यू कितनी आएगी अभी, उसकी रेडियस अगर r है तो वो आएगी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्योंकि उसका स्पेरिकल शेप रहेगा 4πr²। लेकिन हमें मालूम है कि सोप बबल को 2 फ्री सरफेस रहते हैं, अंदर के बाजू में एक और बाहर के बाजू में एक। तो यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हमारा थ्योरी में हो गया है। तो जो हमारा फाइनल सरफेस एरिया है ये हो गया मेरा 8πr², ऐसा हो गया। देखो तो यहाँ पे अगर सिंगल शुरू में ये जो ड्रॉप है, यहाँ पे जो ड्रॉप बन गया है इसलिए इसका सरफेस एरिया बढ़ गया है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया जो है इसको नाम देता हूं मैं DA, और इसकी वैल्यू आएगा फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया। फाइनल सरफेस एरिया A2 है, इनिशियल सरफेस एरिया A1 है। तो ये हो गया मेरा इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो इसकी वैल्यू हो गई 8πr², क्योंकि फाइनल सरफेस एरिया हमारा 8πr² है, माइनस इनिशियल सरफेस एरिया है 0। तो ये हो गया मेरा 8πr², ये हो गया इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो पिछला लेक्चर में हमने ऐसा देखा था कि जो हमारा वर्क डन होता है, जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, उसका फार्मूला होता है सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इंक्रीज इन सरफेस एरिया ये हमारा फार्मूला है। सरफेस टेंशन हमने T लिया है, जो हमारा सोप बबल है उसका। इंक्रीज इन सरफेस एरिया मैंने DA से दिखाया है, तो ये हो गया मेरा इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ये जो वर्क डन है इसको मैं DW से डिनोट करता हूँ। इसको हम पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं, इसको सरफेस एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ा तो सरफेस एनर्जी भी बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे लिखते वक्त हम सिर्फ सरफेस एनर्जी नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी या इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हुआ है इसकी वैल्यू आएगी T इंटू DA। यहाँ पे मेरा आंसर आएगा ये T जैसे कि वैसे रखा मैंने, और जो इंक्रीज इन सरफेस एरिया है वो है हमारा 8πr²। तो ये हो गया मेरा 8πr² टाइम्स T। तो हमें जब अब वर्क डन निकालना पड़ेगा तब हम डायरेक्टली ये फार्मूला लिख सकते हैं, सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया TDA, या डायरेक्टली अपन 8πr²T ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो कि ये है हमारा 2 टाइम्स पाई 4r²T, ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं इसको। ये D² लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि कैपिटल D ए डायमीटर अगर है आपका, डायमीटर कभी कभी दिया रहेगा सोप बबल का, रेडियस के बजाय डायमीटर दिया रहेगा, तो वो 2 टाइम्स r रहेगा। D² दैट मीन्स 4r² आएगा, तो फिर 4r² की जगह पे मैं D² लिख सकता हूँ। तो ये हो गया मेरा D², सो 2πD²T ऐसा भी लिख सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर डायमीटर दिया है तो उसका हाफ करके पहले रेडियस निकालना पड़ेगा, तो फिर ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डायमीटर डायरेक्टली निकालना है तो ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा जो डायमीटर के फॉर्म में वर्क डन है वो। सपोज यहाँ पे अगर आपको सोप बबल की बजाय एक लिक्विड से तैयार होने वाला ड्रॉप ऐसा पूछा, या लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर सपोज एक आध दूसरा बबल तैयार हुआ, तो उसको भी एक सरफेस है और हमारा जो ड्रॉप है उसको भी एक सरफेस है, ये मैंने आपको बताया है। इसलिए जब ड्रॉप तैयार होगा तो यहाँ पे
जो फाइनल सरफेस एरिया है वो लिखते वक्त सिर्फ आपको 4πr² लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसको सिर्फ एक ही सरफेस एरिया है, दो सरफेस एरिया नहीं है। तो यहाँ पे 8 के बजाय 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे भी आपका 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। तो ये 4r² रहेगा डायरेक्टली, तो ये 2 कट हो जाएगा। अगर आपने ड्रॉप लिया तो ये हो गया πd²t। अगर आपने रेडियस के फॉर्म में लिया तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपको जो 2 फैक्टर है वो निकालना है, तो यहाँ से 2 अगर निकाल लिया तो ये हो गया मेरा 4πr²t। तो ड्रॉप रहेगा तो जो वर्क डन आएगा आपका तो वो आता है 4πr²t। अगर आपको डायमीटर के फॉर्म में लिखना है तो ये आएगा आपका πd²t। तो ये हो गया ड्रॉप के लिए, और ये हो गया आपका जो आपका सोप बबल है उसके लिए। तो फिर लिक्विड के अंदर जो ड्रॉप तैयार होता है वो, और कोई भी लिक्विड का जो ड्रॉप रहता है वो, उसके तैयार होने के लिए या वो फॉर्म होने के लिए जो वर्क डन रहता है वो रेडियस के फॉर्म में 4πr²t ऐसा लिखना पड़ता है, और डायमीटर के फॉर्म में ये लिखना पड़ता है। अगर आपका सोप बबल तैयार होता है तो ये सारी प्रोसेस आपको वैसी की वैसी लिखनी है। उस टाइम को वर्क डन जो है वो रहता है 8πr²t, और डायमीटर के फॉर्म में रहता है 2πd²t। ये जो है ये हम थ्योरी के अकॉर्डिंग टू भी बना सकते हैं, वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। वो ऐसा रहेगा, देखो सपोज r रेडियस वाला जो सोप बबल है वो हमें अभी लेना है। सपोज r इज द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, ये है सपोज। तो ये जो r रेडियस वाला ड्रॉप ड्रॉप या आप सरफेस जो सोप बबल है वो भी लिख सकते हैं। सपोज हम सोप बबल लेते हैं, तो सोप बबल लिया तो यहाँ पे उसकी रेडियस सपोज अगर r है तो उसका जो सरफेस एरिया है सोप बबल का वो आएगा आपका 4πr²। ये हमें मालूम है। सपोज ये हमारा सोप बबल तैयार हो गया, इसका जो सरफेस एरिया है वो आपको लेना पड़ेगा 4πr²। उसको 2 सरफेस है इसलिए उसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो लिखना पड़ेगा मुझे 2 टाइम्स द 4πr²। अंदर के जो पार्ट है उसकी और बाहर की रेडियस हमको सेम लेनी पड़ेगी। अगर वहाँ पे थिकनेस ज़्यादा है तो r1 r2 ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे प्रॉब्लम हम बाद में लेने वाले हैं। तो अभी हम सिर्फ सोप बबल का यहाँ पे सोचेंगे। तो सोप बबल जो है उसकी थिकनेस बहुत कम रहती है, इसलिए इनर और आउटर रेडियस जो है बबल की वो सेम रहेगी। इसकी वजह से हम उसको 2 फ्री सरफेस है ऐसा मानते हैं, और उसका जो सरफेस एरिया है वो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8πr²। ये हो गया मेरा सरफेस एरिया ऑफ सोप बबल। अब सरफेस टेंशन की जो डेफिनेशन है, जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, 3-4 डेफिनेशन हमने देखी है। उसमें एक डेफिनेशन हमारी ऐसी है कि अगर आपको यूनिट एरिया तैयार करना है फ्री सरफेस में अगर आपको यूनिट एरिया बनाना है तो उसके लिए जो एनर्जी लगती है, जो वर्क डन होता है, उसको ही हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। In order to increase the unit surface area in the free surface of the liquid, we have that particular thing is nothing but the surface tension. Surface tension क्या रहता है? Surface tension is nothing but in order to increase the surface area by unity, the amount of energy required, the amount of work done happened is nothing but the surface tension. तो यूनिट एरिया बढ़ाने के लिए जो आपको वर्क डन होता है उसकी वैल्यू होती है T। यूनिट एरिया बनाने के लिए जो वर्क डन होगा वो रहता है T। जो एनर्जी लगती है उसकी वैल्यू होती है T, उसको ही सरफेस टेंशन बोलते हैं हम। अब हमको कितना एरिया बनाना है? 8πr², इतना एरिया बनाना है। तो 8πr², ये यूनिट एरिया के लिए, यूनिट यानी कि 1 के लिए T लग रहा है, तो 8πr² इतना एरिया बनाने के लिए यहाँ पे हमको जो एनर्जी लगेगी उसकी वैल्यू होगी ये। देखो अभी ये दोनों फार्मूले सेम हो गए हमारे। ये भी 8πr²t हो गई, 8πr²t, और
जो हमने पहले फार्मूला निकाला उसकी वैल्यू भी वही होगी। अगर ड्रॉप है तो यहाँ पे 4 आएगा, वो आपको मालूम है। तो यहाँ पे आपको फार्मूला कैसा प्रिपेयर करना है, आपको ऐसा मालूम है कि एक सपोज सोप बबल जो है वो तैयार होने वाला है, जिसकी रेडियस r है, उसका सरफेस एरिया आएगा, उसको 2 फ्री सरफेस है, इसलिए वो हो गया आपका 8 पाई स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ द बबल दोनों साइड का। तो यूनिट एरिया तैयार करने के लिए, क्योंकि वो जो बबल फॉर्म हुआ है वो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है, वो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड में यूनिट एरिया बढ़ाने के लिए जो वर्क डन होता है, जो एनर्जी लगती है, उसी को बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे जो यूनिट एरिया बनाने के लिए एनर्जी लगने वाली है, जो वर्क डन होने वाला है वो T है। तो आपको इतना सरफेस एरिया तैयार करना है, इतना r रेडियस वाला बबल तैयार करना है, तो इतना सरफेस एरिया तैयार करने के लिए आपको कितनी एनर्जी लगेगी, तो ये जो आपका एरिया है इसको T से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिट एरिया के लिए है 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 mm स्क्वायर, इतना एरिया बनाने के लिए T लगता है। तो 8 पाई स्क्वायर बनाने के लिए कितना एरिया लगेगा, 8 पाई स्क्वायर इंटू T। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पाई d स्क्वायर इंटू T, ऐसा भी लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया है। तो इस तरह से आपकी अगर थ्योरी प्रिपेयर्ड है तो आप फार्मूला तैयार कर सकते हैं इमीडिएटली। उसके लिए ये जो फार्मूला है, ड्रॉप के लिए जो फार्मूला है, डायमीटर के फॉर्म में जो फार्मूला है, वो रटने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपको थ्योरी जो है वो बहुत अच्छी तरह समझनी चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब सिंगल ड्रॉप रहता है तो उसका सरफेस एरिया कम होता है, उसके अगर नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स तैयार होते हैं तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। अब उसके अपोजिट ऐसा भी हो सकता है कि दो सपोज आपके पास बबल्स है या ड्रॉप्स है, वो अगर पास पास में आते हैं तो वो कंबाइन हो जाएंगे, कंबाइन होके एक ड्रॉप तैयार हो जाएगा। उस टाइम सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि सपोज ये ड्रॉपलेट्स आपने बाजू में एक के बाजू में एक रख दिए तो उससे एक बड़ा ड्रॉप अगर तैयार हो गया, ये एक बबल या तैयार हो गया, तो उस टाइम को सरफेस एरिया डिक्रीज होता है। सरफेस एरिया डिक्रीज होता तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो उस टाइम को हम वर्क डन इसी तरह से जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको ध्यान में आएगा। तो वो पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाले हैं। थैंक यू।